नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी मनमोहन सविता आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ आज 14 मई 2024 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी साथी वीडियो अंत तक अवश्य देखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल क्लास है आप सभी के लिए, ठीक है। और आज की क्लास में आपको बहुत सारे फैक्ट मैं कराने वाला हूँ, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। इन सभी फैक्टों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है। तो सर्वाधिक आपका उत्सर्जन और किस प्रकार का, तो CO2 है ना, यानी कि जो आपका CO2 नहीं, जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है, इस गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला जो खाद्य प्रणाली देश है वो है आपका चाइना। इसके बाद सेकंड स्थान पर आपका ब्राज़ील और थर्ड स्थान पर अपना भारत, ठीक है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, विश्व बैंक की ये रिपोर्ट है और विश्व बैंक इसे जारी करता है। इस रिपोर्ट का नाम है रेसिपी फॉर अ लिबरेशन प्लेटनेट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि सर्वाधिक जो उत्सर्जन करने वाली कृषि प्रणाली है वो चाइना की है और सेकंड नंबर पर ब्राज़ील है और थर्ड नंबर है अपना भारत। देखिए, वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो आप सब लोग जानते होंगे वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी और एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसी के तहत दो संस्थाएं, एक है IMF और एक है आपकी वर्ल्ड बैंक, इन दोनों की स्थापना की गई थी, ठीक है। IMF में वर्तमान में 190 देश हैं, जबकि जो आपका वर्ल्ड बैंक है इसमें 189 देश हैं। इसका 189वां देश आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और 190वां देश इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। इन दोनों को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि IMF और वर्ल्ड बैंक को क्या बोलते हैं, जुड़वा बहन बोलते हैं, ठीक है, ट्विन सिस्टर बोलते हैं इन दोनों को। अच्छा, वर्तमान में जो आपका IMF है इसकी हेड कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। जबकि आपसे पूछे कि वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये अजय बंगा है इसके हेड, वर्ल्ड बैंक के हेड है, ठीक है। ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा। यहीं पर आपकी विश्व की सबसे चौड़ी नदी और बड़ी नदी है जिसका नाम है अमेज़न नदी, यहीं ब्राज़ील देश में बहती है अमेज़न वर्षावन से होते हुए, ठीक है। आपको ये सारी बातें याद रखनी है ब्राज़ील से। अब देखिए, चाइना की बात आई तो चाइना से बात कर लेते हैं हम लोग। चाइना के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है ली कीयांग, ठीक है, ली कीयांग इसके प्रधानमंत्री का नाम। जबकि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है तो वो आप लोग जानते होंगे, शी जिनपिंग, है ना। इसके साथ अगर आपको मैं बताऊं कि विश्व में दूसरा नंबर पर जनसंख्या में देश कौन सा है, चाइना है, ठीक है। और चाइना में ही आपका टकला मकान मरुस्थल। और एशिया की सबसे लंबी नदी कहाँ पर है, तो जिसका नाम क्या है, हुआंगबो नदी, जिसे हम पीली नदी के नाम से जानते हैं। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और ये चाइना में ही बहती है आपकी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको चाइना से याद रखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी रह सकती है क्योंकि हम बहुत सारे फैक्टों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारा चाड के राष्ट्रपति। तो चाड के राष्ट्रपति का नाम क्या है, आप सभी लोग पता होगा। ये हाल ही में चाड के नए राष्ट्रपति बने इद्रिस डेवी। इद्रिस डेवी, इनके पिता जो थे यहाँ के सैन्य तानाशाह थे, यानी हर बार बेटा का बेटा ही क्या बनता है यहाँ पर, शासक बनता है या यूँ कहें राष्ट्रपति बनता है, ठीक है। तो ये बने हैं आपके इद्रिस डेवी और ये कहाँ के, चाड के हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे चाड की राजधानी बताइए कि चाड की राजधानी क्या है। ये 6 बार राष्ट्रपति, यानी इनके जो पिताजी थे वो 6 बार यहाँ के राष्ट्रपति रह चुके थे। अब इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी, तो उसके बाद उनके बेटे को राष्ट्रपति बनाया गया है। अब देखिए, कुछ देश हैं हमारे, उनके राष्ट्रपतियों के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे चिली के राष्ट्रपति कौन है आपके, तो वे हैं ग्रेवियल बोरिक, इनका नाम क्या है, ग्रेवियल बोरिक। ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है, लूला डी सिल्वा, अभी मैंने आपको बताए थे। जापान के राष्ट्रपति कौन है, नारुहितो। रूस के राष्ट्रपति कौन है आपके, तो पुतिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, जेलेंस्की। हंगरी के राष्ट्रपति कौन है, तमस सुलियोक। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है, योन सुकियोल। चीन के राष्ट्रपति हैं आपके शी जिनपिंग और भारत की राष्ट्रपति आप सभी को पता वो हैं द्रौपदी मुर्मू। अब चूंकि हमारे राष्ट्रपति की बात हो रही है तो राष्ट्रपति से संबंधित हमारे भारतीय संविधान में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उन सभी आर्टिकलों पर क्यों ना हम लोग चर्चा कर लें एक बार। सभी आर्टिकलों को देख लेते हैं। हमें सबको पता है कि आर्टिकल 52 से लेकर हमारा जो 62 तक है वो क्या है, राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करता है। और ये कौन से भाग में है, भाग 5 में है। तो आइए इन सभी हम आर्टिकल्स पर चर्चा करते हैं एक बार। कुछ समय पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था, उसमें सभी फैक्टों को लिखा था, तो यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर। जैसे आर्टिकल 52 में क्या है, तो इसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया और कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में क्या है, तो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान जो होगा वो कौन होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 का कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन, तो MP, MLA और दिल्ली और पांडिचेरी जो आपकी विधानसभा हैं इनके सदस्यों को, जो कि हमारे कैसे निर्वाचित सदस्य, उनको शामिल किया जाता है। ऐसे आर्टिकल 55 क्या कहता है, तो निर्वाचन प्रक्रिया में बताता है
निर्वाचन प्रक्रिया हम सभी को पता है अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय जो आपकी मत प्रणाली है उसके आधार पर इसको किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 56 क्या कहता है? कार्यकाल। तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का होता है। उससे पहले भी अगर वो चाहे तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं आपको जानती नहीं चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 58 क्या कहता है? अर्हताएँ। राष्ट्रपति पद की अर्हताएँ क्या होती हैं? राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या होती हैं? ये आर्टिकल 59 में है। आर्टिकल 60 में क्या है आपका? शपथ। ठीक है। आर्टिकल 61 में क्या है? महाभियोग। आर्टिकल 62 कहता है रिक्त स्थान यानी रिक्त पद को भरना 6 महीने के अंदर। अगर राष्ट्रपति का पद जो है या सीट उसकी जो खाली है उसको 6 महीने के अंदर आपको भरना होता है। ऐसे आर्टिकल 72 क्या कहता है? क्षमादान। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट को परामर्श यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको क्या दिया जाता है? परामर्श दिया जाता है, लेकिन इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हमारे राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 123 क्या कहता है? तो ये है आपका आर्टिकल 123 कहता है अध्यादेश जारी करना। आर्टिकल 87 क्या है? तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आर्टिकल 87 में है। ऐसे यहाँ से पूछे आर्टिकल 111 तो राष्ट्रपति की वीटो पावर है इसमें। ठीक है। वीटो पावर भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अमेरिका से संबंधित यहाँ पर कुछ बातें लिखी, इनको देख लेते हैं। जैसे अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? तो 50 प्रांत हैं। कुल सीटें कितनी हैं? 100 हैं। राजधानी क्या है इसकी? वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडन। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। और 49 डिग्री जो अक्षांश है आपकी वो मेडिसन रेखा है। ठीक है। यूएसए और कनाडा के मध्य है। और यहाँ पर झील कौन कौन सी है? कनाडा के बॉर्डर और यूएसए के बॉर्डर पर तो सुपीरियर झील है आपकी, ह्यूरॉन झील है, मिशिगन झील है, इरी झील है, ओंटारियो झील है। ठीक है साथियों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें सभी साथी। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे तो इससे क्या होगा, आप सभी को थोड़ा सा वीडियो को जो है अपने साथियों तक पहुंचाने में आसानी रहेगी। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और हो सके तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 55 कैनक्री। तो 55 कैनक्री ई का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है एक खोजा गया नया ग्रह है आपका। खोजा गया नया ग्रह है आपका क्या? तो 55 कैनक्री। इसके बारे में कुछ बातें हैं, इनको जान लीजिए। जैसे इसका नाम क्या है? तो जॉनसन इस ग्रह का नाम रखा गया है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो जेम्स वेब एक टेलीस्कोप है यूएसए का, इसके द्वारा इसकी खोज की गई है। ये वायुमंडल वाला चट्टानी ग्रह है। कैसा है? वायुमंडल वाला चट्टानी ग्रह है। ये पृथ्वी से लगभग आपका जो 8.8 गुना इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर लगभग आपका 1725 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये पृथ्वी से कितने दूर है आपका? तो लगभग 41 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है। इसके बारे में आपको क्या रखना है। अब देखिए साथियों, हमारे ग्रहों की बात आई है और ग्रहों से संबंधित हमारा सौरमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो क्यों ना हम लोग एक बार सौरमंडल को एक बार 5 मिनट में रिवाइज कर लें। हमारा भूगोल का एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही अच्छा टॉपिक है सौरमंडल, ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए आप सभी के लिए पुनः से मैं सौरमंडल का एक बहुत अच्छा रिवीजन कराता हूँ। देखिए साथ ही सौरमंडल की अगर हम बात करें तो सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह और लगभग 172 उपग्रह, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है। सूर्य इसमें आता है आपका। तो यह एक तारा है तथा इसमें ऊर्जा व प्रकाश प्राप्त होता है। इससे हमें क्या ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणुओं में बदलना होता है। ठीक है। यानी सूर्य पर जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? हीलियम और हाइड्रोजन। इनका जो संलयन होता है आपका, इनका नाभिकीय संलयन होता है, उसके द्वारा यहाँ पर एनर्जी इसको मिलती है। सूर्य से संबंधित कुछ हमारे तथ्य हैं। जैसे पृथ्वी से न्यूनतम दूरी इसकी कितनी है? लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर है। लगभग आपकी कह सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। नेक्स्ट, पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है आपकी? तो अधिकतम दूरी है वो 15.21 किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड पहुंचने में समय लगता है। और सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है? तो आप सभी को पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? सूर्य से आने वाले प्रकाश की चाल है, यानी लाइट की चाल है। ऐसे अगर हम बात करें तारों की ग्रहों की, तो ग्रह क्या है हमारा? तारों की ओर परिक्रमा या तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। इनका अपना स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। आप सभी को पता है ग्रहों में खुद की लाइट नहीं होती है, खुद का ऊष्मा नहीं होता है, और ये क्या करते हैं? तारों की परिक्रमा करते हैं ग्रह। नेक्स्ट आपको देखा जाए तो सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, किंतु 2 ग्रह हमारे ऐसे हैं शुक्र और अरुण,
ये अपवाद हैं। ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करते हैं। अब हमारे कुछ ग्रह हैं आंतरिक ग्रह और जिन्हें हम बाह्य ग्रहों के नाम से जानते हैं। ये क्रम है आपके इसी प्रकार से, जैसे आपके आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, मंगल ग्रह है। इसके बाद बाह्य ग्रह कौन कौन से, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। अगर हम इन्हें क्रम में लगा दें सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार तब भी यही क्रम आपका रहेगा। अब जैसे आपसे पूछा गया है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हमारा, तो वह है हमारा बुध। अब देखिए दूरी के अनुसार हमने लगाए हैं इनको, दूरी के अनुसार देखें तो बुध मैंने अभी बताया बुध, उसके बाद आपका कौन है, शुक्र है, उसके बाद आपकी पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। ठीक है। अगर हम देखें आकार के अनुसार तो आकार के अनुसार देख लीजिए, आकार के अनुसार इनका क्या है, अवरोही क्रम। तो पहले स्थान पर कौन है आपका, बृहस्पति है, दूसरे स्थान पर शनि है, तीसरे पर अरुण है, चौथे पर वरुण है, पाँचवें पर पृथ्वी है, छठे पर शुक्र है, सातवें पर आपका मंगल है और आठवें पर आपका बुध है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। ठीक है। आपसे क्रम में भी पूछ लेता है कभी कभी, आपसे पूछेगा दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाता है शनि। अब देखते हैं द्रव्यमान के आधार पर इनके क्रम क्या है। तो द्रव्यमान के आधार पर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, बृहस्पति का, दूसरे पर शनि है, तीसरे पर वरुण है, चौथे पर अरुण है, पाँचवें पर पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद मंगल है और उसके बाद बुध है। ठीक है। तो ये क्रम भी हमें याद रखना है, ये आपके लिए नया होगा लेकिन आप लोगों को इसे याद करना होगा। ठीक है। इसी प्रकार से तीनों की लिस्ट बना लीजिए, लिख लीजिए इनको और याद करने की कोशिश करिए। अगर मैं आपको चित्र में दिखाना चाहूँ सौरमंडल, देखिए कैसा दिखता है सौरमंडल। देखिए ये है हमारा सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में आप लोग मैंने बता दिया, सारी चीज़ें थ्योरेटिकल बताई थी, अब प्रैक्टिकली समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए चित्रों के माध्यम से। जैसे ये हमारा सूर्य आपको दिख रहा है, सूर्य के बाहर कौन सा है आपका, मरकरी, इसको हम मरकरी बोलते हैं, यानी बुध को हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी। इसके बाद आपका शुक्र, इसे हम बोलते हैं वीनस। इसके बाद आपका आता अर्थ, अर्थ यानी अपनी पृथ्वी। इसके बाद आता मंगल यानी कि आपका मंगल यानी कि मार्स। इसके बाद जुपिटर आता है आपका यानी बृहस्पति आता है। इसके बाद आपका शनि यानी सैटर्न आता है। उसके बाद यूरेनस आता है आपका यानी कि अरुण आता है। उसके बाद आपका वरुण आता है। उसके बाद आपका प्लूटो आता है, यानी प्लूटो आता था, अब प्लूटो को क्या है, इसको हटा दिया गया है, ग्रहों की श्रेणी से इसे हटा दिया गया है। मैंने भी बताया आपको कि ये हमारे जो चार ग्रह हैं, ये चार मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन्हें हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह, जबकि जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस इनको हम बोलते हैं बाह्य ग्रह। इनको जूवियन ग्रह भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूवियन ग्रह भी इनको बोलते हैं, इनको बाह्य ग्रह भी बोलते हैं और इन्हें गैसीय ग्रह भी बोलते हैं। इसके साथ ये जो चार हैं आपके, इन्हें हम वो क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं, इनको हम बाहरी ग्रह बोलते हैं। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और सबसे दूरी कौन, तो सूर्य के सबसे नज़दीक आपका मरकरी और सबसे दूर कौन है आपका नेपच्यून। ठीक है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपका वो है शुक्र और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वह है आपका वरुण। ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। आई होप आपको पूरा सौरमंडल अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या क्या। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको नंबर दिलाएगा और आर पीसीएस की जो तैयारी साथ कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन रामबाण स्थापित होने वाला है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आप लोग इन्हें छोड़ देते होंगे, इनको नहीं पढ़ते होंगे, जबकि इन पर निगाह भी नहीं डालते होंगे आप लोगों को। उन चीज़ों को आज मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया। तो स्वदेश नामक एक प्रदर्शनी है, इसका आयोजन किया गया आपका दुबई में। और दुबई में आप सभी को पता है कहाँ पर, यूएई में है। और यहीं पर एक हॉल है, इसका नाम है जाबिल हॉल। यहाँ पर भारत की कुछ जो आदिवासी की कलाओं की परंपराएं हैं, है ना, इनको प्रदर्शित किया गया है। जैसे मैं आपको बताऊँ कौन कौन सी हमारी कलाएँ हैं कुछ, जैसे मंजूषा कला, ये बिहार की है। मिथिला पेंटिंग, ये आपकी कहाँ की है, बिहार की है, इसको दिखाया गया था। बर्ली पेंटिंग, ये आपकी महाराष्ट्र की है, इसको दिखाया गया था। तो ऐसी हमारी कुछ कलाएँ हैं, कुछ चित्रकारी हैं, जहाँ पर स्वदेश नामक जो आपकी प्रदर्शनी स्थापित की गई है, यहाँ पर इनको दिखाया गया है, इनकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ठीक है। तो ये तो हमें याद रखनी है तीनों, मंजूषा कला, ठीक है, मिथिला पेंटिंग और बर्ली पेंटिंग, ये हमें याद रखनी चाहिए। इनमें से पूछ सकता है कि निम्न का संबंध किस राज्य से है। अब ऐसे ही हमारे कुछ और हमारी कलाएँ हैं, चित्रकलाएँ हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। जैसे आपसे पूछे पट्टचित्र, ये किसका है, उड़ीसा का है। पट्टचित्र किसका, उड़ीसा है। कालीघाट, ये वेस्ट बंगाल का है। अल्पना भी किसका है, वेस्ट बंगाल का है। बर्ली अभी मैंने बताया आपको किसकी, महाराष्ट्र की है। रंगोली किसकी है, महाराष्ट्र की है। रंग वाली किसकी है, कर्नाटक की है। पिथौरा किसकी, गुजरात की है। और अथिया, ये भी किसकी, गुजरात की है। चिनकारी लखनऊ का है। कलमकारी आंध्र प्रदेश का है। बहुत इंपॉर्टेंट है कलमकारी, आपसे पूछता है निम्न में से किस राज्य की चित्रकला है। ऐसे ही मुगलन पूछे, ये किसकी, आंध्र प्रदेश की है। अरिपन किसकी है, बिहार की है। मधुबनी किसकी है, बिहार की है। और ओप किसकी है, तो ये एमपी की है।
कलमाजट्टू केरल की है, एप्पन ये किसकी है, उत्तराखंड की है, चौकपूर्णा ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे मर्डना, तो मर्डना राजस्थान का है। फंड ये भी किसका है, राजस्थान का है। लघु किसका है, राजस्थान का है। गोड और बाघ ये किसका, मध्य प्रदेश का है। कोल्लम तंजौर ये तमिलनाडु का है। चेरीपल ये किसका, तेलंगाना का है। फुलकारी ये पंजाब का है। बसोली ये आपका जम्मू कश्मीर का है। और आपसे पूछे थांका ये लद्दाख का है, और कांगड़ा ये हिमाचल प्रदेश का है। तो ये प्रमुख आपकी कुछ चित्रकारियाँ हैं, इनको आप लोग अपनी कॉपी पर नोट डाउन रखिएगा। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें एक बार साथ ही साथ ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है PS4 क्या है। तो PS4 क्या है, तो आप सब लोग समझिए ये 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन है आपका। कैसा है, 3D प्रिंटेड लिक्विड जो आपका रॉकेट इंजन है, इसको नाम रखा गया है आपका PS4। जैसे आप लोगों ने रॉकेट देखा होगा, रॉकेट जो है PSLV जो रॉकेट होता है, इसमें ईंधन के जो होते हैं वो 4 पार्ट होते हैं, इस प्रकार से होते हैं 4 पार्ट। पहले पार्ट में आपका सॉलिड फ्यूल होता है, दूसरे पार्ट में आपका लिक्विड फ्यूल होता है, तीसरे में फिर से सॉलिड होता है, फिर चौथे में ये लिक्विड होता है। तो इसको बोला जाता है PS फर्स्ट, PS सेकंड, PS थर्ड और PS4। तो PS4 में क्या आएगा, आपका लिक्विड आएगा। तो लिक्विड रॉकेट ईंधन आपका या जो इंजन है, इसको यहाँ पर 3D प्रिंटेड के रूप में विकसित किया गया है। और किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो वो किया गया इसरो के द्वारा। कहाँ पर किया गया है, तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसको विकसित किया गया है। अगर इसरो की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, और वर्तमान इसके हेड कौन है, S सोमनाथ जी। ठीक है, तो आप लोग याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए रहने वाला है। PS4 क्या है आप लोग समझ चुके होंगे। PSLV जो आपके रॉकेट होते हैं उसके लिए जो लेवल 4 होता है, जिसमें आपका लिक्विड ईंधन भरा होता है, वहाँ पर आपका एक इंजन लगाया जाएगा। और ये कैसा होगा, 3D प्रिंटेड होगा आपका। कैसा, 3D प्रिंटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूछा गया है ओलंपिक 2024, हम सभी को पता है पेरिस में होने वाले हैं, में क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय पुरुष पहलवान कौन है। तो पहला भारतीय पुरुष पहलवान जो है वो है अमन सहरावत। ये 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुष पहलवान बन गए अमन सहरावत। हालांकि महिलाएं हैं आपकी जो पहले से क्वालिफाई कर चुकी हैं, जिसमें आपका विनेश फोगाट हैं, रितिका हुड्डा हैं, अंशु आपकी मलिक हैं। ये क्या है, महिलाएं हैं जो पहलवानी के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं ओलंपिक 2024 में। लेकिन पुरुष पहले हैं जिनका नाम है अमन सहरावत। ठीक है, अब हमारे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट और संबंधित ओलंपिक से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, इनको देख लीजिए। कल भी मैंने कुछ फैक्ट कराए थे, आज फिर से आपको करा रहा हूँ। यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा छोटे में एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है, ये जो आपका ये वाला जो फोटो है, ये थोड़ा सा बड़ा नहीं हो पा रहा है, तो छोटे में आप लोग थोड़ा इसको समझने के थोड़ा सा गौर देना। हालांकि मैं सारे फैक्ट आपको बोलकर बताऊँगा, लेकिन थोड़ा सा अपना गौर जरूर रखना। ठीक है, मेरी आवाज़ को तो सुनना ही है आपको अच्छे से, लेकिन फिर भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। जैसे हम लोगों ने कल बात कर ली थी आपके इन क्वेश्चनों पर, तो आज के हमारे आगे के जो फैक्ट रहेंगे उन पर हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। जैसे आपसे पूछा गया है कि ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी कब की गई थी, तो पेरिस ओलंपिक में की गई थी 1900 में। ठीक है, ऐसे भारत में ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया था, तो 1928 में जो आपका एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुए थे, इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट आपसे पूछे ओलंपिक में किसी स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी PT ऊषा। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने 2001 में जो आपका 2000 में जो आपका सिडनी ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट, किसी महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है, तो वह आपका अफ्रीका महाद्वीप में एक भी बार आपका ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया है। ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंगों के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है, तो काला। ठीक है, ये भी आपका रखना है, काला रंग। नेक्स्ट आपसे पूछे 2020 में ओलंपिक कहाँ होंगे, तो टोक्यो जापान में हुए थे आपके, आप सभी को बताया। लेकिन 2020 के हुए कब थे, 2021 में कोरोना के कारण। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को दर्शाता है, तो ये यूरोप को दर्शाता है। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1924 में हुई थी। और आपसे पूछे भारतीय ओलंपिक परिषद में प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे JJ टाटा। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब शुरू हुई थी, तो 1928 में। ठीक है, 1928 में जो आपकी ओलंपिक जलाई जाती है मशाल, ये 1928 में इस प्रथा को शुरू किया गया था। रियो ओलंपिक 2016 में भारत में कुल कितने पदक जीते थे, तो 2 पदक जीते थे। ठीक है, और आपसे पूछे कि 2000 जो आपका 16 था, ये 4 अगस्त 2016 से स्टार्ट हुआ था, 21 अगस्त 2016 तक। ये आपके ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में चले थे, और ये कौन से नंबर के थे, 31वें नंबर के थे। और भारत ने एक रजत और एक कांस्य पदक सहित कुल 2 पदक जीते थे। और कौन सा स्थान था, तो 67वां स्थान था। ठीक है, किसमें हमारा, तो ये था हमारा किसमें, ओलंपिक में। ये सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र TCP, तो TCP किसने लॉन्च किया है? तो TCP हाल ही में थॉमस कुक इंडिया एक संस्था है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। TCP मनी ट्रांसफ़र को आसान बनाने के लिए, इसको सुलभ बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और भारत का जो रेमिटेंस है इसको बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था TCP को। ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं? 11 मई को। अच्छा, इसका मनाने का इतिहास क्या है इसको जान लेते हैं। तो प्रथम हमारा परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो 1974 में हुआ था, पोखरण राजस्थान में, और इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन बुद्धा। ठीक है, और ऑपरेशन बुद्धा नहीं, इसका नाम कुछ और रखा गया था, आई थिंक ऑपरेशन, मेरा दिमाग से थोड़ा सा तर रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ ऑपरेशन बुद्धा नहीं था, लेकिन 11 मई 1998 में और 13 मई 1998 में आपका ऑपरेशन जो हुआ था इसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, और इसी के चलते 11 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, और इसकी थीम क्या रखी गई है? तो SDG फॉर अ ग्रीन एनर्जी, इसके लिए थीम रखी गई है इसकी। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी जो आपके ऑपरेशन है इनमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है मुझे। ठीक है, इसको कंफर्म करके आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, या फिर कमेंट बॉक्स में इसको मैं पिन कर दूँगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जेम्स एंडरसन का संबंध। तो जेम्स एंडरसन ये इंग्लैंड के बहुत ही तेज़ गेंदबाज थे, और मैंने आपको बताया भी था ये तेज़ गेंदबाज है, और 700 विकेट लेने वाले पहले तेज़ गेंदबाज कौन थे? जेम्स एंडरसन। अभी चर्चा का वैसा क्यों बने हुए? तो इन्होंने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। और जैसे आपसे डायरेक्टली पूछा जाता कि जेम्स एंडरसन का संबंध किस देश से है, तो आप लोग बता देते इंग्लैंड से। ठीक है, ऐसे आपसे पूछा जाता है कि इनका संबंध किस खेल से है, तो आप सभी लोग बता देते क्रिकेट से। तो ऐसे हमारे कुछ खिलाड़ी हैं और उनसे संबंधित उनके खेल हैं, उनके बारे में एक लिस्ट बनाइए, उसको देख लीजिए आप लोग। जैसे आपसे पूछे सुमित नागल, इनका संबंध किससे? टेनिस से है। पारुल चौधरी, इनका संबंध धाविका से है, और ये यूपी पुलिस में और RO में दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था आपका। गुलवीर सिंह संधू ये धावक हैं आपके। दिव्या काकरण ये कुश्ती से संबंधित है आपकी। दूती चंद ये आपकी धाविका हैं। रानी रामपाल इनका संबंध हॉकी से है। अमित पंघाल इनका संबंध बॉक्सिंग से है। नेक्स्ट आपसे पूछे भवानी देवी, इनका संबंध किससे? तलवारबाजी से है। MC मैरी कॉम ये बॉक्सिंग से संबंधित है। मीराबाई चानू ये भारोत्तोलन से संबंधित है। फवाद मिश्रा ये घुड़सवारी से संबंधित है। मनु भाकर ये बॉक्सिंग से संबंधित है। नीरज चोपड़ा ये भाला फेंक से संबंधित है। सात्विक और चिराग की जोड़ी ये बैडमिंटन से संबंधित है। रश्मिका इनका संबंध क्रिकेट से है, और दीपिका कुमार इनका संबंध तीरंदाजी से है, और शीतल देवी इनका संबंध पैरा तीरंदाजी से है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो और इसकी PDF चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं मनमोहन क्लासेज। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका BSNL ने पूरे भारत में 4G सेवाएं कब प्रारंभ करने की बात कही है? तो भारत जो आपका BSNL है, BSNL ने पूरे भारत में 4G सेवाएं शुरू करने के लिए एक घोषणा की है कि वो क्या करेंगे, अगस्त 2024 तक पूरे देश में 4G सेवाओं को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, BSNL की स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। रिलायंस की स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। एयरटेल की स्थापना 1995 में हुई थी। और वोडाफोन, जिसे हम BI के नाम से भी जानते हैं, वोडाफोन आइडिया, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। पहले ही अलग अलग थी,